हेलो बच्चों, एग्जाम शिविर एकेडमी के एग्जाम शिविर स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। मैं जुगल आपको 12th क्लास के सॉलिड स्टेट का जो पहला टॉपिक पढ़ लिया था उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल या एकक कोशिका होती क्या है? यूनिट सेल या एकक कोशिका। तो पहली क्लास में अपन ने पढ़ा था एलिमेंट्री पार्टिकल के आधार पर क्रिस्टल जो होता है, सॉलिड जो होता है, उसको टू टाइप्स में बांटा गया है और उसी के जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं उसमें अट्रैक्शन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। तो आज अपन देखते हैं कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं जिससे क्रिस्टल का निर्माण होता है, तो जिस क्रिस्टल में क्रिस्टल से जिस क्रिस्टल से कह सकते हैं, एक सेकंड, क्रिस्टल का निर्माण जिससे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्रिस्टल का निर्माण होता है। नॉर्मल सा अगर अपन कह सकते हैं तो या फिर कह सकते हैं क्रिस्टल जो होता है यूनिट सेल सॉलिड स्टेट में, जो क्रिस्टल जो होता है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो सारी क्रिस्टल की फिजिकल प्रॉपर्टी को दर्शाता है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है? दर्शाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है? दर्शाता है। उसको क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। उसको यूनिट सेल कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। अब यूनिट सेल जो बेसिक्सली होती है, तो आपके क्लास में आपके 12th स्टैंडर्ड में जो यूनिट सेल है उसके बारे में देखें तो यूनिट सेल जो होती है वो एक क्यूब के टाइप होती है। किसके टाइप होती है? एक क्यूब के टाइप होती है। और इस क्यूब के टाइप होती है यूनिट सेल, और इसको बोलते हैं यूनिट सेल। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। अब जहां पर इस यूनिट सेल में एलिमेंट्री पार्टिकल जो पार्टिकल होंगे जहां पर प्रेजेंट होंगे उसको कहेंगे लैटिस पॉइंट। क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट। क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट। इस यूनिट सेल में जहां पर भी एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उसको लैटिस पॉइंट कहेंगे। और यूनिट सेल को 2 भागों में बांटा गया है। यूनिट सेल को कितने पार्ट में बांटा गया है? यूनिट सेल को 2 टाइप्स में बांटा गया है। यूनिट सेल को 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला तो होता है यूनिट सेल, जो फर्स्ट यूनिट सेल जो होता है उसके बारे में अगर देखें तो फर्स्ट यूनिट सेल होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रीमिटिव यूनिट सेल। और सेकंड टाइप जो होता है वो होता है सेंट्रल यूनिट सेल। नॉर्मल सा इजी है, समझने की कोशिश करना। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है और सेंट्रल यूनिट सेल क्या होता है? सेंट्रल यूनिट सेल के भी आगे 3 पार्ट है, ठीक है? बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। आगे अपन देखेंगे। पहला आज फर्स्ट करते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल होती क्या है। प्रिमिटिव यूनिट सेल होती क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर हिंदी में बोले आद्य एकक कोशिका। आद्य एकक कोशिका। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होंगे जो समझने में थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं, तो कोशिश करना है कुछ वर्ड्स को, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी इंग्लिश शब्दों का
सहारा लेना है और कोशिश करनी है कि इंग्लिश शब्द में ही याद करें। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल या आद्य एकक कोशिका में क्या होता है, जो एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं, जो एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं वो यूनिट सेल के, एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं वो यूनिट सेल के क्या होते हैं, प्रत्येक कोने में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, प्रत्येक कोने में पाए जाते हैं। अब ध्यान से देखना, आप जिस रूम में बैठे हो, इमेजिन कीजिए ये अगर ये स्टूडियो है, इस स्टूडियो में कितने कोने हैं, कितने कोने होते हैं, उसी तरह से इस यूनिट सेल, इस स्टूडियो को, जिस आप रूम में बैठे हो उस रूम को अगर एक यूनिट सेल मान लो, तो जितने भी किनारे कोने होते हैं, इस कोनों में अगर एलिमेंट्री पार्टिकल रख दिया जाए, एलिमेंट्री पार्टिकल रख दिया जाए, प्रत्येक कोने में एलिमेंट्री पार्टिकल रख दिया जाए, तो ऐसी यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल या आद्य एकक कोशिका कहेंगे। अब ध्यान से सुनिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, क्लियर, समझ में आ गया आपको कि क्या होता है। एक यूनिट सेल के प्रत्येक कोनों पर अगर एलिमेंट्री पार्टिकल पाया जाए तो उसे ऐसी यूनिट सेल को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है, जहां पर एलिमेंट्री पार्टिकल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा लैटिस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड बारे में, जो होता है सेंट्रल यूनिट सेल। सेंट्रल यूनिट सेल, और सेंट्रल यूनिट सेल भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सेंट्रल यूनिट सेल भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो यहां पर देखना, ठीक है, फर्स्ट होता है बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, देखिए नाम से ही पता पड़ गया है, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल मतलब कि एक यूनिट सेल में जो एलिमेंट्री पार्टिकल होगा वो कहां पर होगा, बॉडी के सेंटर में होगा। कहां पर होगा, बॉडी के सेंटर में होगा। तो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना, सभी में जो सेंट्रल यूनिट सेल होंगी उसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एलिमेंट्री पार्टिकल कोनों में पाए जाते वहां पर तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में सेंट्रल यूनिट सेल में टाइप क्या होगा, बॉडी सेंट्रल होगा। तो बॉडी सेंट्रल का मतलब ये होगा कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं वह एक यूनिट सेल के प्रत्येक कोनों के अलावा, एक यूनिट सेल के प्रत्येक कोने के अलावा, मतलब कि सभी जगह पर, सभी कोनों में तो एलिमेंट्री पार्टिकल होंगे ही, लेकिन साथ साथ में एक एलिमेंट्री पार्टिकल इस यूनिट सेल के कहां पर होगा, सेंटर में होगा। कहां पर होगा, सेंटर में। तो ये बॉक्स देख रहे हो, ये यूनिट सेल देख रहे हो, तो इसके बीचों बीच में एक एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अब ध्यान से देखिए एलिमेंट्री पार्टिकल बीच में कैसे होगा। जिस आप रूम में बैठे हुए हो, जिस रूम में बैठे हो, इस रूम के बीचों बीच में एक पार्टिकल रखा हुआ है, और इसके साथ साथ प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब कि प्रत्येक कोने पर भी एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ऐसे यूनिट सेल को क्या कहेंगे, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। क्या कहेंगे, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। आगे पढ़ते हैं सेकंड टाइप सेंट्रल यूनिट सेल का। सेकंड टाइप होता है, वो होता है फेस सेंटर यूनिट सेल। सेकंड टाइप क्या है, फेस सेंटर यूनिट सेल। क्लियर है, नाम से ही पता पड़ जाएगा फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होता है। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं एक यूनिट सेल में, जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं वह प्रत्येक कोने में तो होंगे ही। कहां पर होंगे, प्रत्येक कोने में तो होंगे ही, साथ में फेस के सेंटर में भी होंगे। साथ में कहां पर होंगे, फेस के सेंटर में भी होंगे। कहने का मतलब एक यूनिट सेल में एलिमेंट्री पार्टिकल जो होंगे वह प्रत्येक कोने पर तो होंगे ही होंगे। कहां पर होंगे, प्रत्येक कोने पर तो होंगे।
ध्यान से देखिएगा, ये साइज थोड़ी सी हाँ हाँ ध्यान से देखिए, ये तो हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। फेस सेंटर का मतलब होता है प्रत्येक फेस पर भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होगा। कहां पर होगा? प्रत्येक हर एक फेस पे भी एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अब इमेजिन करिए, आपको समझने के लिए बहुत इजी होगा, यदि आप जिस रूम में बैठे हो उसको एक यूनिट सेल मान लीजिए। कहां पर? जिस आप रूम में बैठे हो उसको एक यूनिट सेल मान लीजिए, और प्रत्येक कोने में, 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे में एक एक एलिमेंट्री पार्टिकल पाया जाता है। अगर ऐसे यूनिट सेल हुई तो उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल के साथ बॉडी के सेंटर में पाया गया तो उसको बॉडी सेंटर यूनिट सेल कहेंगे। और फेस मतलब कि जितनी भी दीवारें हैं, उन दीवारों के बीचों बीच में, इन दीवारों के भी बीचों बीच में अगर एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट है, ध्यान से देखना, ये दीवार बना रहा हूं मैं, ये देखिए, ये फेस दिख रहा है आपको, ये दीवार दिख रही है। हाँ, इस दीवार के बीचों बीच में अगर एक एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट हुआ तो ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट हुआ, यहां पर भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट हुआ, यहां पर। समझ में आ रहा? तो ऐसे यूनिट सेल को क्या कहेंगे? फेस सेंटर। और फेस कितने होते हैं? तो 6 फेस होते हैं। एक फेस तो ये हो गया, ठीक है, मैं एक मिटा रहा हूं, अब ध्यान से देखना। एक फेस तो ये हो गया, एक फेस मैं कलर चेंज करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक फेस ये हो गया, दिख रहे हो आपको? एक फेस ये हो गया। इस फेस के बीच में भी, इस फेस के बीच में भी अगर एक एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट है, उसी तरह सभी फेसों के बीच में, अब टोटल फेज कितने हैं? तो टोटल फेज यहां पर कितने हैं? टोटल फेज होते हैं 6 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 6 फेजेस। ये फेज, ये ऊपर वाला एक फेज ये हो गया, और ये एक फेज नीचे की तरफ आप देख रहे हो। हाँ, अब ध्यान से देखना, 4 फेज के बारे में मैंने बता दिया है जहां पर एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। 4 फेजेस के बारे में बता दिया। अब 5वां फेज होगा इस बॉक्स के, इस यूनिट सेल के आगे वाला फेज, इस यूनिट सेल के आगे वाला फेज, ये वाला फेज जो होगा, इस यूनिट सेल के आगे वाला जो फेज होगा, एक फेज तो यहां पर भी एक यूनिट सेल होगा, यहां पर भी एक यूनिट सेल होगा, और एक पीछे वाला फेस होगा, एक पीछे वाला ये दिख रहा है आपको, तो यहां पर भी एक बीच में यूनिट सेल होगा। अब ध्यान से देखिएगा, फेस सेंटर यूनिट सेल कैसा होता है, मैं फिर से यहां पर बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होगा, साथ साथ में उसकी 6 फेस पर, कितनी फेस पर? प्रत्येक फेस पर भी एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो ये नीचे आगे वाली फेस पे देखें तो बीचों बीच में एक एलिमेंट्री पार्टिकल यहां पर होगा। ये पीछे वाली फेस देखें, ये पीछे वाली फेस देखें, तो इस पीछे वाली फेज में भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होगा, यहां पर दिख रहा है आपको, क्लियर है? उसी तरह से एक फेज ये भी होगा, इस फेज पर भी एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, इस फेज पे भी एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होगा, तो वो एलिमेंट्री पार्टिकल यहां पर, उसी तरह से इसी फेज पे, उसी तरह से इस फेज पे भी और इस फेज पे भी। तो इस प्रकार की यूनिट सेल होगी, उसको फेस सेंटर यूनिट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? फेस सेंटर यूनिट सेल। और तीसरे टाइप की जो यूनिट सेल होती है, 2 प्रकार की पढ़ ली। तीसरे प्रकार की जो यूनिट सेल होती है वो होती है
एंड सेंटर यूनिट सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल। इसको फेस सेंटर को यूनिट सेल को हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रीय एकक कोशिका। एकक कोशिका। और एंड सेंटर को कहते हैं हिंदी में अंत्य, ये आधा न है, ये त है आधा, अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका। एकक कोशिका क्लियर है आपको? देखिए एंड सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, जो यूनिट सेल होता है उस यूनिट सेल के जो फेसेस होते हैं उसके एक फेस पर अपोजिट डायरेक्शन में, एक फेस के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल पाए जाते हैं। तो प्रत्येक कोने पर तो एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होंगे ही होंगे, प्रत्येक कोने पर एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होंगे ही होंगे, लेकिन एक फेस के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि कोई भी फेस चूज कर लीजिए, मान लीजिए मैं ये फेस चूज कर लेता हूं, तो यहां पर अगर एक एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो टोटल कितनी फेजेस होती हैं? 6 फेजेस होती है, लेकिन केवल 2 फेजेस, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के विपरीत में, या फिर कह सकते हो सामने यूनिट से सामने एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो ऐसे यूनिट सेल को क्या कहते हैं? एंड सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। क्लियर है? अब इन यूनिट सेल के, इस यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इस यूनिट सेल के क्या होते हैं? कुछ पैरामीटर्स होते हैं। कैसे पैरामीटर्स होते हैं? मान लीजिए, इमेजिन करिए, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। देखिए अब अपन पढ़ना है यूनिट सेल के पैरामीटर। क्या पढ़ना है? एक सेकंड, तो मैं बाद में बना देता हूं, हेडिंग डाल देता हूं। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के कितने पैरामीटर्स होते हैं? एक यूनिट सेल के कितने पैरामीटर होते हैं? तो जनरली एक क्यूबिक यूनिट सेल, जो क्यूब की तरह यूनिट सेल होती है, उस यूनिट सेल के जो पैरामीटर्स होते हैं वह 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के पैरामीटर होते हैं। देखिए ध्यान से देखना, बहुत इजी है, अभी समझ में आ जाएगा। जो भी लैटिस होता है, जो भी क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल, सॉरी, उस क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? यूनिट सेल। अब उस यूनिट सेल के रिपीटेशन से किसका निर्माण होगा? किसका निर्माण होगा? लैटिस का, या फिर कह सकते हो क्रिस्टल का। तो इस लैटिस के, इस यूनिट सेल के जो पैरामीटर्स होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। अगर देखें तो एक जो क्रिस्टल होता है वह कैसा होता है? 3D में होता है, मतलब कि वो क्रिस्टल एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में भी होगा और जेड एक्सिस में भी होगा। वो क्रिस्टल कहां पर होगा? एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में भी होगा और जेड एक्सिस में भी होगा। अब इस यूनिट सेल को, अगर ये यूनिट सेल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस में है, तो वह उसकी एक्स एक्सिस के बीच में कुछ लेंथ होगी, वाई एक्सिस के बीच में कुछ लेंथ होगी और जेड एक्सिस के बीच में भी कुछ लेंथ होगी। और इसी लेंथ को क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। जैसे अगर मैं एक यहां पर एक
क्यूब बनाऊं, एक यूनिट सेल बनाऊं, तो देखिए ये एक्स एक्सिस के बीच में लेंथ, ये वाई एक्सिस के बीच में, और ये जेड एक्सिस के बीच में लेंथ, उसको डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस से अगर मैं इसको लेंथ को ए से डिनोट करूं, वाई एक्सिस को बी से और जेड एक्सिस की लेंथ को सी से लेंथ डिनोट करूं, तो इसके तीन पैरामीटर्स तो हो गए, तीन पैरामीटर्स तो हो गए, लेंथ या फिर कह सकते हो लंबाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के, और लंबाई होगी वो यहां पर लेंथ होगी वो ए बी, और यहां वाई जेड एक्सिस में जो लंबाई होगी वो कौन सी होगी, सी। तो तीन पैरामीटर तो हो गए लेंथ के, तीन पैरामीटर तो हो गए लेंथ के, और तीन पैरामीटर्स जो होते हैं, तीन पैरामीटर जो होते हैं वो होते हैं एंगल के, या फिर तीन पैरामीटर्स होते हैं वो कोण के होते हैं, और तीन पैरामीटर्स होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखने पर अगर यहां पर देखें तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा, ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा गामा, वो एंगल कौन सा होगा, गामा। अब याद कर दीजिए, अगर अल्फा को ए मानना है, समझना है, आसानी से पता पड़ जाएगा कि ए और बी के बीच में कौन सा एंगल बनेगा। बी को मान लीजिए, बीटा को मान लीजिए बी, और गामा को मान लीजिए सी, ठीक है। तो यहां पर देखने में आया, यहां पर देखने में आएगा ए और बी के बीच में सी की जगह पर क्या होना चाहिए, सी की जगह पर कौन सा एंगल हो गया, यहां पर सी की जगह पर सी नहीं लिखना है, क्या लिखना है, यहां पर एंगल हो गया वो कौन सा हो गया, गामा। बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में जो एंगल हो गया, बी और सी के बीच में, तो यहां पर जो ये एंगल हो गया ए और बी के बीच में एंगल हो गया वो कौन सा हो गया, गामा हो गया। उसी तरह बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में क्या आया, ए की जगह पर क्या लिखना है, अल्फा। तो बी और सी की जगह पर, बी और सी के बीच में जो एंगल होगा वो कौन सा हो जाएगा, अल्फा। और उसी तरह से ए और सी के बीच में जो एंगल होगा वो बी नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, बीटा। तो एंगल हो जाएगा वो यहां पर कौन सा हो जाएगा, ए और सी के बीच में बीटा एंगल हो जाएगा। तो आपको समझ में पता हो गया होगा कि 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 तो होते हैं पैरामीटर्स लंबाई के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच तीनों की जो लेंथ होती है वो पैरामीटर, 3 पैरामीटर तो ये हो गए, और 3 पैरामीटर इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में जो एंगल होता है उसके हिसाब से 3 पैरामीटर जो हो गए वो हो गए अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर है। अब अपन पढ़ते हैं इसके आगे, यूनिट सेल के जो पैरामीटर पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं यूनिट सेल के पैरामीटर्स के आगे। जो यूनिट सेल जो होती है उससे क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो कितने टाइप्स के क्रिस्टल बनते हैं, यूनिट कितने टाइप्स के क्रिस्टल बनते हैं। अब ये पैरामीटर्स के आधार पर, लेंथ और एंगल के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, 7 टाइप के क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। अब देखे हैं तो अगर एक सारणी से समझाऊं, अगर एक सारणी से समझाऊं तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक क्रिस्टल समूह, क्रिस्टल समूह, क्रिस्टल ग्रुप, ठीक है। एक क्रिस्टल समूह, क्रिस्टल ग्रुप, पैरामीटर्स के आधार पर, मतलब कि लंबाई के आधार पर, एक्सियल लंबाई के आधार पर, अक्ष की लंबाई के आधार पर, मतलब कि
ए, बी और सी। तो एक्सियल लंबाई इसको एक्सियल लंबाई या फिर कह सकते हैं अक्षीय लंबाई। अक्षीय लंबाई या फिर एक्सियल लेंथ। दूसरा, अक्षीय कोण के आधार पर, अक्षीय कोण के आधार पर, मतलब कि एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल, ठीक है। और उसमें कितने टाइप्स के यूनिट सेल बनेंगे, कितने टाइप के क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा, वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अपन ने 4 प्रकार के क्रिस्टल देखे, कौन कौन से? एक तो देखा प्रिमिटिव, एक देखा बॉडी सेंटर, एक देखा फेस सेंटर और एक देखा एंड सेंटर यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल, इस यूनिट सेल के रिपीटेशन से किसी का क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है तो उस क्रिस्टल फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? अलग अलग नाम दे रखे हैं। क्लियर है? समझ आ गए? तो 4 प्रकार के क्रिस्टल फॉर्मेशन होते हैं। तो किसमें किस टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट होता है, अगर आपको याद करना है, 7 प्रकार के क्रिस्टल ग्रुप होते हैं। उनको याद करने की एक इजी सी ट्रिक है, इजी सी ट्रिक है आपको याद करने की इजी सी ट्रिक है। CTO मारती है, याद करने की ट्रिक है, CTO मारती है। फर्स्ट, सी का मतलब होता है क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्या होता है? क्यूबिक। सी का मतलब क्या होता है? क्यूबिक। मतलब कि क्यूबिक का मतलब होता है एक क्यूब होगा उस क्रिस्टल में। क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्यूबिक स्ट्रक्चर में होगा, क्रिस्टल समूह होगा क्यूबिक, मतलब कि उसकी लेंथ जो होगी एक्सियल लेंथ होगी और एक्सियल एंगल होंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब कि A इज इक्वल टू बी और B इज इक्वल टू सी, तथा इसके जो अक्षीय कोण होंगे, अक्षीय कोण या एक्सियल लेंथ हो, एंगल होंगे, अल्फा, बीटा और गामा, तीनों कैसे होंगे? 90 डिग्री होंगे। अल्फा, बीटा और गामा कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। अगर CTO मारती है, ये याद हो गया, तो आप याद रखिए 0 1 2 0 1 2 2 0 2 1 0 1 2 2 0 2 1, ये भी याद रखना है। साथ साथ में CTO मारती है, फिर याद रखना है 0 1 2 2 0 2 1, दो में याद कर लीजिए, इसको 3 में याद कर लीजिए, 0 1 2 2 0 2 1। अब ध्यान से देखिए, यहां पर 0 आया, 0 का मतलब क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होगा उसमें जो एक्सियल लेंथ होगी वो उसके अंदर एक भी पार्टिकल जो होगा वो डिफरेंट नहीं होगा। उसके अंदर एक भी लेंथ होगी वो अलग नहीं होगी, एक भी लेंथ होगी वो अलग नहीं होगी। दूसरा आता है टी का मतलब होता है, टी का मतलब होता है, टी का मतलब होता है टेट्रागोनल। टी का मतलब होता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का मतलब होता है, इमेजिन करिए, फर्स्ट हो गया क्यूबिक, सेकंड हो गया टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर को कह सकते हैं, एक रेक्टेंगल लीजिए, इस रेक्टेंगल को, एक सेकेंड, एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी अल्फा और बीटा बराबर होंगे। मतलब कि सॉरी, अल्फा और बीटा नहीं कह सकता हूं सॉरी, लेंथ ए और बी जो होंगी बराबर होगी, लेकिन सी होगी वो क्या होगी? बराबर नहीं होंगी। लेंथ बी और सॉरी सी होगी वो बराबर नहीं होगी। तो ए इज इक्वल टू बी और बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी। अगर याद करने का बताएं, यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर देखिए 1 आ रहा है, 1 का मतलब
एक जो एक्सियल लेंथ होगी उसमें सी होगी, वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी। यहां पर 2 आ रहा है तो 2 आ रहा है, उससे पहले यहां पर ओ का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ऑर्थो, ऑर्थो, ऑर्थो रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। एम का मतलब होता है मोनोक्लिनिक, एम का मतलब होता है मोनोक्लिनिक, आर का मतलब होता है रोम्बो हेड्रल, टी का मतलब होता है ट्राइक्लिनिक और एच का मतलब होता है हेक्सागोनल। क्लियर है? 7 प्रकार के क्रिस्टल ग्रुप हो गए, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल। क्लियर है? यहां पर 7 ग्रुप हो गए। अब याद रखिए दो का मतलब क्या हो गया, ए नॉट इज इक्वल टू बी और बी नॉट इज इक्वल टू सी। उसी तरह मोनोक्लिनिक में भी ए नॉट इज इक्वल टू बी और बी नॉट इज इक्वल टू सी हो जाएगी। अब यहां पर देखिए रोम्बोहेड्रल में 0 दे रखा था, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ट्राइक्लिनिक में होता है ए नॉट इज इक्वल टू बी और बी नॉट इज इक्वल टू सी, और हेक्सागोनल में होता है ए इज इक्वल टू बी, बी नॉट इज इक्वल टू सी। क्लियर है? यहां से आपको याद हो गया, क्या याद हो गया, 0 1 2 2 0 2 1 से आपको पता पड़ गया कि इनकी जो एक्सियल लेंथ होती है उसमें क्या चेंजेस होते हैं। क्लियर है? अब यहां पर देखें तो उनके एंगल कैसे होंगे, बहुत इजी है, आपको याद रखना है। क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में जो एक्सियल लेंथ होती है एक्सियल एंगल होता है अल्फा, बीटा और गामा। ये तीनों अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये तीनों कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अब मोनोक्लिनिक याद हो गया। अब ये आपको याद रखना है, अब इसका याद रखिए, नीचे आ जाइए, 3 याद हो गए। उसके बाद आपको याद रखना है हेक्सागोनल का। हेक्सागोनल में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 डिग्री होते हैं, लेकिन गामा जो होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो अपने क्यूबिक स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में देख लिया और हेक्सागोनल में भी देख लिया। अब पढ़ते हैं ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक नॉर्मल सा, अगर 3 फ्रेंड्स होते हैं या फिर कोई भी होता है, कहीं 3 जने जा रहे हैं तो कहते हैं 3 नहीं 4 जाइए, या फिर कहते हैं 2 जने जाइए। तो 3 को शायद हिंदू संस्कृति में 3 को अशुभ माना गया है। वैसे नंबर कोई भी अशुभ नहीं होता है, लेकिन देखा गया है कि अशुभ मानते हैं, तो अपन को भी ऐसा ही करना है। यहां पर देखिए ए नॉट इज इक्वल टू बी और बी नॉट इज इक्वल टू सी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा और बीटा, यहां पर अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा, अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा और बीटा नॉट इज इक्वल टू गामा, और ये तीनों नॉट इज इक्वल टू होते हैं किसके, 90 डिग्री के। ये तीनों नॉट इज इक्वल टू होते हैं किसके, 90 डिग्री के। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहां पर जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, यहां पर जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, यहां पर भी एक्सियल लेंथ है वो ए, बी और सी तीनों इक्वल है, और यहां पर जो रोम्बोहेड्रल है वहां पर भी एक्सियल लेंथ जो है ए, बी और सी तीनों इक्वल है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा और बीटा इज इक्वल टू गामा होता है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा और बीटा इज इक्वल टू गामा होता है। लेकिन एक सेकंड, सॉरी, यहां पर एक सेकंड मैं फिर से बना देता हूं। बनाया सही था, लेकिन बनाया सही था लेकिन गामा की जगह पर मैंने अल्फा लिख दिया था। तो यहां पर फिर से स्टार्ट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, वो कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं।
यहां पर टेट्रागोनल में भी क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, वो भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। और यहां पर भी तीसरा जो होता है ऑर्थोरम्बिक, वहां पर भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा कितना होगा 90 डिग्री। फिर आप आ जाइए हेक्सागोनल पे, हेक्सागोनल पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा दोनों कितने होते हैं 90 डिग्री, और जो गामा जो होता है वो कितना होता है 120 डिग्री। फिर अपन ने ट्राइक्लिनिक देखा था, ट्राइक्लिनिक में एक्सियल लेंथ होती है ए बी और सी तीनों बराबर नहीं होती है, यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा जो होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। किसके इक्वल नहीं होते हैं 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं, ना बराबर होते हैं ना 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है। अब यह आपको याद रखना है क्यूबिक स्ट्रक्चर और रोम्बोहेड्रल में, क्यूबिक स्ट्रक्चर और रोम्बोहेड्रल में क्या होता है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर होती है। यहां पर देखें तो एक्सियल लेंथ भी बराबर है और एक्सियल एंगल भी बराबर है। अगर रोम्बोहेड्रल में एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल यहां पर 90 डिग्री के इक्वल टू हो गया तो ये रोम्बोहेड्रल तो क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसलिए यहां पर जो एंगल होते हैं अल्फा बीटा और गामा ये तो बराबर होते हैं, लेकिन ये नॉट इज इक्वल टू होते हैं किसके 90 डिग्री के, नॉट इज इक्वल टू होते हैं 90 डिग्री के। अब अपन को केवल और केवल मोनोक्लिनिक के बारे में पढ़ना है, तो मोनोक्लिनिक में देखना अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, लेकिन ये भी नॉट इज इक्वल टू होता है किसके 90 डिग्री के, ये भी नॉट इज इक्वल टू होता है किसके 90 डिग्री के। एक सेकंड, थोड़ा सा करेक्शन है मोनोक्लिनिक में, एक सेकंड यहां पर अल्फा बीटा गामा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और मोनोक्लिनिक में होता है अल्फा और बीटा ये तो होते हैं 90 डिग्री, और जो गामा होता है वो नॉट इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री के। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक्सियल लेंथ होती है वो बराबर होती है और एक्सियल एंगल भी बराबर होते हैं, और उस तरह से 7 प्रकार के क्रिस्टल ग्रुप बनाए गए। अब देखना, अब आपने एक ट्रिक याद कर ली, अब आपको याद रखना है, जैसे कि आपने वो गाना सुना होगा 1 2 का 4 4 2 का 1, 1 2 का 4 4 2 का 1। तो इसमें जो क्रिस्टल जो होते हैं या फिर कह सकते हो जो लैटिस होता है वो कितने टाइप का होता है, 3D जो लैटिस होता है वो कितने टाइप का होता है। अपन ने 4 प्रकार के 3D लैटिस पढ़े हैं, एक तो प्रिमिटिव, एक बॉडी सेंटर, एक फेस सेंटर और एक एंड सेंटर। अब आपको याद रखना है क्या 3 2 का 4 3 2 का 4 4 2 का 1 1 1, क्या याद रखना है 3 2 का 4 4 2 का 1 1 1। अब याद रखिए 3 2 4 1 सॉरी 3 2 4 2 ट्रिपल 1। अब इसको याद रखिए, क्लियर हो जाएगा। अब याद रखने से क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है यहां पर 3 प्रकार के लैटिस का निर्माण होता है, या फिर कह सकते हैं 3 प्रकार के लैटिस का निर्माण होता है, 3 टाइप के लैटिस का निर्माण होता है, त्रिविम जालक या फिर कह सकते हैं टाइप्स ऑफ लैटिस। टाइप ऑफ लैटिस कितने टाइप के होते हैं, तो यहां पर जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो 3 टाइप के होते हैं। एक ये सभी प्रिमिटिव तो होते ही हैं, प्रिमिटिव तो होते ही हैं। प्रिमिटिव तो होते ही है, सभी कैसे होते हैं सभी
सभी टाइप जो होते हैं वो हाँ, सभी टाइप जो होते हैं वो प्रिमिटिव तो होते ही हैं, साथ साथ में प्रिमिटिव के साथ साथ में अब याद रखिए, आपको क्या याद रखा था, आपको याद रखवाया था 3 2 का 4, 4 2 का 1, और 1 कितनी बार आएगा, 3 बार। कितनी बार आएगा, 3 बार। तो यहां पर जो क्यूबिक स्ट्रक्चर जो क्रिस्टल ग्रुप होता है वो प्रिमिटिव के साथ साथ बॉडी सेंट्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर और फेस सेंट्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर में भी होता है। साथ साथ किस में होता है, बॉडी सेंटर में भी होता है और फेस सेंटर में भी होता है। क्लियर है, क्लियर है, आप समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिए 2 का मतलब प्रिमिटिव तो होगा ही होगा, 2 का मतलब क्या होगा, प्रिमिटिव तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में कैसा होगा, बॉडी सेंटर भी होगा, बॉडी सेंटर भी होगा। क्लियर है, 3 हो गया, 2 हो गया, 4। तो प्रिमिटिव के साथ साथ जो ऑर्थोरोम्बिक होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल ग्रुप होते हैं, वो बॉडी सेंटर भी बनाते हैं, फेस सेंटर भी बनाते हैं और एंड सेंट्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। मतलब कि ऑर्थोरोम्बिक होते हैं वो 4 प्रकार के लेटिस में पाए जाते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंट्रल, फेस सेंट्रल और एंड सेंट्रल। क्लियर है। फिर मोनोक्लिनिक आते हैं, वो प्रिमिटिव के साथ साथ आते हैं एंड सेंट्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, और बाकी के 3 बचे 1 1 1, मतलब कि प्रिमिटिव होते हैं। क्लियर है। आज आपको पता पड़ा तो क्रिस्टल ग्रुप कितने टाइप होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। किसके आधार पर, उसकी एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के आधार पर, और उसके जो लेटिस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में भी देखा। अब अपन आगे जो पढ़ते हैं, अपन आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट सेल में। एक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो पार्टिकल होते हैं उनमें कितने नंबर होते हैं। एक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं उनकी नंबर क्या होती है। तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है। अपन ने 4 टाइप के, 4 टाइप्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में, या फिर कह सकते हैं एक यूनिट सेल में 4 जगह पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब एक यूनिट सेल में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पाए जाते हैं, नंबर क्या होता है उसमें देखिए। तो देखिए फर्स्ट अपन ने पढ़ा था प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड पढ़ा था बॉडी सेंटर यूनिट सेल, थर्ड पढ़ा था फेस सेंटर, और फोर्थ पढ़ा था एंड सेंटर। ठीक है, अब देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है फर्स्ट में। तो देखिए बहुत इजी है, अभी समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रिमिटिव यूनिट सेल में प्रत्येक कोने पर पाए जाते हैं, प्रत्येक कोने पर पाए जाते हैं। तो यहां पर देखिए, अब इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल को समझने से पहले, अब यूनिट सेल होता है वो तो पूरे क्रिस्टल का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, मतलब कि उस यूनिट सेल के रिपीटेशन से क्रिस्टल का निर्माण हुआ है ना। उस यूनिट सेल के रिपीटेशन से क्रिस्टल का निर्माण हुआ है, मतलब कि इस यूनिट सेल के पास भी एक यूनिट सेल है, इसके आगे भी यूनिट सेल है, इसके पीछे भी यूनिट सेल है, इसके ऊपर भी यूनिट सेल है, मतलब कि उसके 3 डायमेंशनल में यूनिट सेल पाई जाई है। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखिएगा, इस यूनिट सेल के
अब दिख रही है इस यूनिट सेल के एक यूनिट सेल ये भी रहेगी, इसके पास ये भी रहेगी। उसी तरह इस यूनिट सेल के पीछे भी एक यूनिट सेल होगी, इस यूनिट सेल के ऊपर भी और इस यूनिट सेल के आगे भी। तो अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत इजी मैं बताता हूं आपको, अभी आपको इमेजिन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकलों का नंबर जो होता है वो कितना होता है। प्रिमिटिव सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका नंबर क्या होता है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब कोई कहेगा कि सर इस यूनिट सेल में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो बेटा आप सही हो, आप सही हो, लेकिन गलत है। कैसे? इमेजिन करिए, इमेजिन करिए, मान लीजिए कि एक बुक लीजिए, क्या लेनी है, एक बुक लेनी है। अब उस बुक को 4 और बुक लेनी है, क्या लेनी है, 4 और बुक लेनी है। तो आप अगर मान लीजिए ये मेरे जो हैंड्स है वो बुक है, तो इस हैंड को मैंने यहां पर ऐसे मिला दिया, क्लियर है, समझ गए आप। अब इस हैंड्स को, इसको अगर सॉरी, इस हैंड को एक यूनिट सेल माने तो एक यूनिट सेल यहां पर भी होगी, क्लियर है, एक यूनिट सेल इसके पास भी होगी, ठीक है। अब इस हैंड के पीछे भी 2 यूनिट सेल होंगे कि नहीं होंगी, होंगी, और 2 यूनिट सेल उसके ऊपर भी होंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए ये एक बुक है, एक दूसरी बुक यहां पर लेनी है आपको, समझ गए, समझ गए। एक बुक यहां पर लेनी है और एक बुक यहां पर लेनी है, 4 बुक ऐसे लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस बुकों के ऊपर भी, इस बुक के ऊपर भी आपको 4 बुक रख देनी है, इस बुक के ऊपर भी आपको 4 बुक रख देनी है, इस बुक के ऊपर भी आपको 4 बुक रख देनी है। देखिए ध्यान से देखिए, एक बुक ये रही, दूसरी बुक ये रही, तीसरी बुक ये रही और चौथी बुक ये रही, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इन 4 बुकों के ऊपर भी, इन 4 बुकों के ऊपर भी 4 बुक रख दीजिए, ऐसे 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 और ऐसे। तो टोटल आपको कितनी बुक्स मिली, टोटल आपको बुक्स मिली 8। अब कहने का मतलब, अगर इस किसी एक बुक को एक यूनिट सेल मान लीजिए, किसी एक बुक को क्या मान लीजिए, यूनिट सेल मान लीजिए, और इस बुक के एक कोने में गोलाकार अगर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वह, अगर यहां पर ध्यान से देखिए, अगर इस बुक के इस कोने में एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां पर भी टच कर रहा है, बुक के यहां पर भी टच कर रहा है, उसके दोनों ऊपर बुक है वहां पर भी टच कर रहा है, इस बुक पे भी कर रहा है, इस बुक के भी कर रहा है। मतलब कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो प्रेजेंट है, वो कोने पर प्रेजेंट है, वो कितने यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है, तो टोटल 8 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है। मतलब कि क्या हो गया, बहुत इजी है। अगर कोने पर, जिस कोने पर यूनिट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, तो वह एक यूनिट सेल में कितना पार्ट करेगा, 1/8, क्योंकि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और भी 8 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है। तो 8 में से जुड़ा हुआ है, तो एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा मिला, 1, टोटल कितना था 8, और टोटल प्रत्येक कोने में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इसलिए प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनकी नंबर कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, समझ गए आप, समझ गए होंगे, आई होप। सेकंड रहता है बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। अब ध्यान से देखिए,
बहुत इजी है, अभी समझ में आ जाएगा। बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, अभी बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल आपने देखा था, तो एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं वो प्रत्येक कोने में उपस्थित होने के साथ साथ बॉडी के यूनिट सेल के बीचों बीच में भी होते हैं। अब ये यूनिट बॉडी सेंट्रल में ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, यह एलिमेंट्री पार्टिकल जो है, यह एलिमेंट्री पार्टिकल वो तो उस बॉडी के बीच में ही है, इस रूम के बीचों बीच में ही है, लेकिन ये एलिमेंट्री पार्टिकल तो कितने होते हैं 1/8, तो 1/8 इंटू 8, तो ये तो कोने में हो गए, तो टोटल कितना आया प्लस एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी के सेंटर में है, तो 1/8 इज इक्वल टू यहां से यहां पर 1 हो गया, तो 1 + 1 मतलब कि बॉडी सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका नंबर कितना होता है 2, उसका नंबर कितना होता है 2। क्लियर है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं फेस सेंटर, फेस सेंटर यूनिट, फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होते हैं, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वह फेस सेंटर में भी प्रत्येक कोने में साथ साथ उसके फेस पर भी होते हैं, एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा और एक फेस ये रहा, दूसरा एक फेस पीछे वाला और इस बॉक्स के एक फेस आगे वाला। तो टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हुए, तो सर कोने में उपस्थित है, किनारों में कोने पर उपस्थित है तो 1/8 और टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोने में तो 8 है, तो टोटल इसका आ जाएगा 1 प्लस सर फेस कितने फेस होते हैं 6, फेस कितने होते हैं 6, और प्रत्येक फेस पे अगर देखें इस यूनिट सेल के पास में अगर एक यूनिट सेल और बना दूं, यहां पर देखिएगा इस यूनिट सेल के पास में, इस यूनिट सेल के पास में एक यूनिट सेल में और एक बना देता हूं, एक यूनिट सेल और एक बना देता हूं, तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस यूनिट सेल से भी जुड़ा हुआ है और इस यूनिट सेल से भी जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितनी यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है 2 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है, मतलब कि एक यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा है 1/2। टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हैं 6, तो कितना आ जाएगा 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा टोटल 4। तो फेस सेंट्रल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है 4 होती है, कितनी होती है 4 होती है। और लास्ट बचा एंड सेंटर, एंड सेंटर लास्ट कौन सा बचा एंड सेंटर, एंड सेंट्रल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कितने होते हैं, एंड सेंट्रल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कितने होते हैं, अब तो आप आसानी से बता दोगे, अब तो आप आसानी से बता दोगे। एक यूनिट सेल में प्रत्येक कोने पर तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ में किसी एक अपोजिट फेस पर भी उपस्थित होते हैं, मतलब कि 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 2, टोटल कितना आ गया 1 + 1, टोटल कितना आ गया 2। तो एंड सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होते हैं, एंड सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक यूनिट सेल में 2 होते हैं। क्लियर। आज अपन ने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा, कितने टाइप की यूनिट सेल के बारे में पढ़ा, उसके पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा, उस पैरामीटर्स से कितने क्रिस्टल निर्माण होते हैं उनके बारे में देखा, 7 टाइप्स पढ़ा, और उन 7 टाइप से अपन ने टोटल 14 कह सकते हैं 14 क्रिस्टल फॉर्मेशन का देखा, टोटल क्रिस्टल फॉर्मेशन के बारे में देखा। अगर मैं आपको बताऊं 14 तो ये रहे 3 2 5 5 4 7 8 9 10 11 12, एक सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल टाइप्स ऑफ लेटिस कितने हैं इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स में 14 टाइप के क्या है लेटिस होते हैं, और इन्हीं 14 टाइप्स के लेटिस को ब्रेवे लेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेवे लेटिस कहते हैं।
और ब्रेवियलिटीज कितने हैं, 14 है। क्लियर है? तो आगे का अपन जो पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे। क्लियर? थैंक यू। आपका